हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली क्या हैं, ये कितने टाइप्स की हैं एंड इनके फंक्शन क्या हैं, ये कहाँ प्रेजेंट हैं, इन सारे लॉट्स ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी लोग अपना नोट बुक और पेन ले लीजिए, जिससे कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएं उन्हें आप राइट डाउन कर लें। इसके साथ साथ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आप एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं एंड आप चाहें तो PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक बार चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, है ना, तो हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है और हमारी स्टडी की एक कनेक्टिविटी बनी रहती है कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं और आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे पास 4 ऑर्गेनलीज प्रेजेंट थी, है ना। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत हमारे पास 4 ऑर्गेनलीज प्रेजेंट थी, जिसमें हम लोगों ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, लाइसोसोम एंड इसके साथ साथ वैक्यूल्स को देखा। ये हमारे पास 4 टाइप्स की जो 4 ऑर्गेनलीज हैं, ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आती थी। तो इनको हम लोगों ने 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ लिया था। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे लाइसोसोम एंड इसके साथ साथ लाइसोसोम के फंक्शन, स्ट्रक्चर्स एंड लाइसोसोम के टाइप्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वैक्यूल्स के क्या क्या टाइप थे, एनिमल सेल में वैक्यूल्स को क्या कहते हैं, या एनिमल सेल में वैक्यूल्स कैसे होते हैं, स्मॉलर। एंड साथ ही देखा कि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। इसके साथ साथ देखा कि अमीबा में भी कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम फूड वैक्यूल कहते हैं। इसके साथ साथ पैरामीशियम में भी प्रेजेंट होती हैं एंड बैक्टीरियल सेल में भी हमें गैस वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, है ना, जो कि बैक्टीरिया को बायोंसी प्रोवाइड करते हैं। ये इन्हें सनलाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इन सारे लॉट्स ऑफ पॉइंट्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को तो कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स के बारे में। सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली यू गो प्रीवियस वीडियो। ओके, नाउ जो हमारे पास सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज हैं वो कितने टाइप्स की हैं, ये हमारे पास 2 टाइप्स की हैं। 2 टाइप्स और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली व्हिच इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हमारे पास 2 सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली हैं। These are organelles having their own DNA as well as own RNA 70S राइबोसोम। इनके पास अपना खुद का DNA है, RNA भी इनके पास अपना है एंड इसके साथ साथ इनके पास अपना राइबोसोम है, जो कि 70S टाइप है। यूकैरियोटिक टाइप का इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट है। जब इनके पास RNA भी है, 70S टाइप का राइबोसोम भी है, DNA भी है, तो ये ऑर्गेनलीज क्या करती हैं कि कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन खुद से ही कर लेती हैं। यानी कि इनके पास प्रोटीन फॉर्मेशन की मशीनरी है, इनका अपना खुद का DNA है। तो इनके पास ये यूनिक कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं की वजह से हम इन्हें सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। सेमी क्यों? क्योंकि जो सेल को रिक्वायर है प्रोटीन को, वो कंप्लीट प्रोटीन का ये फॉर्मेशन नहीं कर पाती, बट हाँ सम अमाउंट में ये अपने
नीड के अकॉर्डिंग कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, तभी इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कहते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैं, इन्हें हम सेल विथिन सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो हमारे पास सेल है, ठीक है, जो हमारे पास एक सेल है, सपोज करिए एक एनिमल की सेल है, तो इस सेल के अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये एक सेल ऑर्गेनली की तरह प्रेजेंट है, तभी हम इसे क्या कहते हैं? सेल विथिन सेल कहते हैं। ये एक खुद ही सेल की तरह सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें कि जो हमारे पास सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज हैं, इनकी अगर ओरिजिन की बात करें कि इनकी ओरिजिन कैसे हुई है, इनका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, तो इनका एवोल्यूशन बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियल सेल है या जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है, इनमें जो एवोल्यूशन हुआ, इनके अंदर कुछ चेंजेस हुए। इसके बाद जो प्रिमिटिव टाइप की यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ था, वो एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया ही थी, ठीक है। बाद में धीरे धीरे एवोल्यूशन के बाद एक फाइनली जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस थ्योरी को या इस बात को हम इंडो सिम्बायोट थ्योरी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। इंडो सिम्बायोट थ्योरी को मार्जिलिस अल्टमान ने दिया था। उन्होंने बताया कि जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज हैं या सेमी ऑटोनोमस जो स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, वो मोस्ट ऑफ सिमिलर किसके हैं? बैक्टीरियल सेल के या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के। अगर बैक्टीरियल सेल की साइज़ की बात करें तो ये भी जो एक टिपिकल सेल है वो 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की सेल के साइज़ की बात करें तो ये होती है 0.05 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इसका ये साइज़ भी क्या इंडिकेट करता है कि इसका साइज़ बैक्टीरियल सेल के लगभग सेम है। एंड इसके बाद कुछ एविडेंसेस थे हमारे पास, जो एविडेंसेस इस बात का सपोर्ट करते हैं, इस बात का प्रूफ करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल या फिर प्लास्टिड की ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेम साइज एज प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, और इनके पास अपना खुद का क्या है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड इनके पास डीएनए है। बैक्टीरियल सेल में भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। इसके साथ साथ जो बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें डीएनए कैसा है? निकेट डीएनए प्रेजेंट है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। जब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेल के अंदर कुछ इस तरीके से पड़ा होता है, जिससे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना, जिससे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के केस में से हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो जो इसका डीएनए है ये सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन प्रेजेंट है, इस सर्कुलर डीएनए में जो जीन्स प्रेजेंट हैं, जो जीन प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो कैसी हैं? नॉन स्प्लिट जीन है, यानी कि यहाँ पर इंट्रॉन्स का रिमूवल नहीं होता, यहाँ पर इंट्रॉन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनकी जीन कैसी है? नॉन स्प्लिट जीन है। इसीलिए यहाँ पर जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर स्प्लाइशिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जीन कैसी प्रेजेंट है? नॉन स्प्लिट जीन प्रेजेंट है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में कैसी जीन प्रेजेंट होती है? स्प्लिट जीन प्रेजेंट होती है, जहाँ पर मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, जिसे स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के थ्रू बाद में उसे रिमूव कर दिया जाता है।
तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें ये बहुत सारी हमको सिमिलरिटीज़ देखने को मिली, जो इस बात को प्रूफ करती हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है उसकी ओरिजिन, जो बैक्टीरियल सेल है उसी से माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेल्स की ओरिजिन हुई है। इसके साथ साथ 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है, पोरिन प्रोटीन इन आउटर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, सपोज करिए इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जिससे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स इजली जो है पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। और यही फीचर एक बैक्टीरियल सेल के पास भी प्रेजेंट है। जो बैक्टीरियल सेल है उनमें भी आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एंड इनके अगर डिवीज़न की बात करें तो ये सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल कैसे डिवाइड होती है, बाइनरी फिशन से, है ना, सेम एज बैक्टीरियल सेल। जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल या जो प्लास्टिड सेल हैं वो भी बाइनरी फिशन से डिवाइड होती हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं, और बैक्टीरियल सेल भी अपना जो डिवीज़न है वो कैसे करती है, बाइनरी फिशन के थ्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो करती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दैट मीन्स इनका जो साइटोप्लाज्मिक जो इनका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म है, इनके साइटोप्लाज्म में कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। बट ये कैसा होता है, ये यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि ये मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। मदर से, जो मदर की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वही जीन्स जो है नेक्स्ट प्रोजेनी में जाएंगे। तो जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये क्या शो करती हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करती हैं, ठीक है। जो मेंडल थे उनका कहना क्या था कि जो इनहेरिटेंस है वो न्यूक्लियर जीन का होता है, यानी कि वो कहते थे कि जो भी जीन्स एक पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं, जो जीन वो केवल और केवल डीएनए से जाते हैं, ठीक है, वो किससे जाते हैं, केवल और केवल डीएनए से जाते हैं। यानी कि उनका कहना था कि जो इनहेरिटेंस होता है वो केवल न्यूक्लियर जीन्स ही उसमें जाते हैं। बट जब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की स्टडी की गई अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स में, तब पता चला कि ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि केवल और केवल मदर सेल से, ठीक है, केवल और केवल मदर से न्यू ऑफस्प्रिंग में जाती है, ठीक है। जो कार्ल कोरेंस साइंटिस्ट थे, उन्होंने O4 क्लॉक प्लांट में, ठीक है, 4O क्लॉक प्लांट में उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम प्लास्टिड की इनहेरिटेंस का स्टडी किया, ठीक है, प्लास्टिड की इनहेरिटेंस की स्टडी किया किस प्लांट में, 4O क्लॉक प्लांट में, ठीक है। तब उन्होंने बताया कि जो प्लास्टिड के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक जीन प्रेजेंट होते हैं ये नेक्स्ट प्रोजेनी में जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक साइंटिस्ट थे सोनबर्न ने कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम ऑरेलिया में उनका एक्सपेरिमेंट करके बताया था। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या प्रोसेस रहा एक्सपेरिमेंट का, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जब हम लोग जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हमने बताया इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर पूछे कि प्लास्टिड में इनहेरिटेंस की स्टडी किसने किया था तो वो थे कार्ल कोरेंस, और उन्होंने 4O
क्लार्क प्लांट में इसका स्टडी किया था कि जो प्लास्टिड है उसमें जो भी साइटोप्लाज्मिक जीन प्रेजेंट हैं वो भी इनहेरिटेड होते हैं। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया में किसने किया था, सोनबर्न ने पैरामीशियम में जो कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कप्पा पार्टिकल्स की इनहेरिटेंस के लिए बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स प्रेजेंट हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है। क्लियर। नाउ अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, फिर हम लोग प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, आई होप, है ना। सभी लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सेल के लिए एनर्जी क्या है, एटीपी, है ना। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सबसे फर्स्ट टाइम किसने रिपोर्टेड किया था, तो कोलिकर ने किया था। ठीक है, कोलिकर ने कॉकरोच की थाई मसल्स में, यानी कि कॉकरोच की जो स्ट्रेट मसल्स थी उसमें उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। इसके बाद सी वेंडा ने इसे टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल स्टडी किसने किया, तो वो थे फ्लेमिंग एंड अल्टमान। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, फ्लेमिंग एंड अल्टमान को जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड किसने किया था, कोलिकर ने। टर्म किसने दिया, सी वेंडा ने। एंड इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जा रहा है, फ्लेमिंग एंड अल्टमान को, क्योंकि उन्होंने इसे डिटेल में स्टडी किया, स्टैंड किया, फिर चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया। ओके, इसके बाद एक साइंटिस्ट थे मेविस ने बताया कि जो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, उन्होंने बताया कि प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं और उन्होंने स्टडी किस प्लांट पे किया था, निम्फिया की लीफ में। ठीक है, उन्होंने निम्फिया की लीफ में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था सबसे फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट इज, अगर बात करें कि फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली की, तो एनिमल सेल की केस में, ठीक है, एनिमल सेल के केस में जो फर्स्ट लार्जेस्ट सेल है, सेल ऑर्गेनली है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर बात करें प्लांट सेल की, ठीक है, यहीं पर अगर बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है। ठीक है, प्लांट में ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है। क्या आप बताएंगे कि प्लांट में फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनली कौन सी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्लांट सेल में फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली कौन सी है। ओके, क्योंकि हमने इसका डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नाउ नेक्स्ट इज, माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन की प्रोसेस को सबसे पहले किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, तो वो थे माइकेलिस एंड किंग्सबरी। ठीक है, माइकेलिस एंड किंग्सबरी ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पायरेशन की प्रोसेस को फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ओके, अभी हमने बात किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या जो प्लास्टिड है उसमें अपना खुद का सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को हम क्या कहते हैं, MIT डीएनए, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। एंड अगर राइबोसोम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बट 70S टाइप का राइबोसोम एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, एंड इसके साथ साथ प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसमें हमें 70S टाइप का देखने को मिलता है। बट जो एनिमल सेल है उसमें हमें 55S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, 70S टाइप का प्लांट सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में
एंड 50S टाइप का राइबोसोम एनिमल सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम और कई नामों से जानते हैं, जैसे कॉन्ड्रियोसोम, प्लास्टोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसे प्लास्टोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, इसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। ये इसके अल्टरनेट नेम हैं, या यू कैन से ये इनके निक नेम हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ी हैं, आप करके दिखाएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऐसी कौन सी एल्गी है जिसमें ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। एंड आप बताएंगे कि वो कौन सा प्रोटोजोवंस है जिसमें 5 लैक्स, ठीक है, जिसमें 5 लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा प्रोटोजोवंस है जिसमें 5 लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट किसे कहते हैं? सपोज करिए कि हमारे पास ये एक माइटोकॉन्ड्रियल सेल है ना। माइटोकॉन्ड्रियल सेल डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ना, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, अगर इसे रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, अगर आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाए तो उसके बाद सपोज करिए इसको हमने रिमूव कर दिया, तो जो यहाँ पर इंट्रा सेलुलर स्पेस है, जो इंट्रा मेम्ब्रेनस जो स्पेस है, यहाँ तो फ्लूइड है ना। तो अगर आउटर मेम्ब्रेन को निकाल दिया जाए तब जो भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया बची रहेगी उसी को हम माइटोप्लास्ट कहते हैं। जैसे हम प्लांट सेल के केस में अगर सेल वॉल को निकाल देते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, जो वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म बचा रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कह रहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कह रहता है इन द केस ऑफ प्लांट सेल। बट अगर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को निकाल देंगे तब हम इसे माइटोप्लास्ट कहेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई डाउट तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट इज कॉन्ड्रियोम। कॉन्ड्रियोम किसे कहते हैं? एक सेल में, ठीक है, समझना, एक सेल में जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं उन सभी माइटोकॉन्ड्रिया को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, कॉन्ड्रियोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोम कहते हैं। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम को ही हम कॉन्ड्रियोम कहते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, हम माइटोकॉन्ड्रिया को किस स्टैंडर्ड से स्टैन कर सकते हैं, है ना। तो जेनस ग्रीन से हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्टैनिंग कर सकते हैं। स्टैनिंग करने के बाद हम माइक्रोस्कोप में इसे इजीली देख सकते हैं। तो आपको इस जेनस ग्रीन को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्ड्रियोम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माइटोप्लास्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइटोप्लास्ट कहाँ देखने को मिलता है, प्रोटोप्लास्ट कहाँ देखने को मिलता है। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट हैं बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स को रखा है। ये आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ना, जो ये आप देख रहे हैं बाहर की तरफ, ये इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। इसके बाद ये इसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, ये इसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। एंड ये जो आप इसे फोल्डेड फॉर्म में देख रहे हैं यही इसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो कैसी है, फोल्डेड है। यहीं पर क्या प्रेजेंट होती हैं, क्रिस्टी प्रेजेंट होती। जो इनर मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग है, अंदर की तरफ जो फोल्डिंग है उसी को क्रिस्टी कहते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जो कि 70S टाइप के हैं जनरली। इसके बाद इसके अंदर ये सब मैट्रिक्स भरा हुआ है ना, ये क्या है, मैट्रिक्स है। एंड ये इसका डबल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड इसका DNA प्रेजेंट है। क्लियर। इसके साथ साथ जो मैट्रिक्स है इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंजाइम्स प्रेजेंट हैं
जो कि बहुत तरीके की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल एंड जो रिस्पायरेशन में रोल प्ले करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंजाइम्स मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं। क्लियर। एंड क्रिस्टी पर बहुत से F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं, या यू कैन से ATPS मशीनरी लगी हुई होती। यहाँ पर एक ATPS मशीनरी को एक्सटेंड करके आपको दिखाया गया है। ये क्या है? ये आपके पास एक ATPase मशीनरी जिसे हम F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका ये स्टाक है इसे हम F0 पार्टिकल कहते हैं, एंड जो इसका हेड लाइक स्ट्रक्चर्स है या नोब लाइक जो स्ट्रक्चर्स, इसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं। इसी की हेल्प से ATP जनरेट होती है। ठीक है, इसके पास क्या कैपेबिलिटी होती है ATP को जनरेट करने को। ये एक प्रोटीनियस रोटेटरी मशीन है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। नाउ अगर बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पास है इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स, है ना। जो ये बाहर की तरफ है ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, और जो ये आप क्रिस्टी इस तरह से इनफोल्डिंग फॉर्म में देख रहे हैं ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये येलो कलर का देख पा रहे हैं जो स्पेस है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है इसी को क्रिस्टी कहते हैं, एंड ये जो आप लाइट येलो कलर का देख पा रहे हैं ये इसका मैट्रिक्स है। क्लियर। नाउ अब वन बाय वन करके हम इसकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स क्या है एंड इसका क्या रोल है। नाउ जो माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर एंड जो इनर मेम्ब्रेन है ये कैसी हैं? फास्फोलिपिड की बनी हुई हैं। ठीक है, किसकी बनी हुई हैं? फास्फोलिपिड बाइलेयर्स की बनी हुई हैं। फास्फोबाइलिपिड्स एंड इसके साथ साथ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये मेनली सिंपल फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती, जैसे कि हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई थी, है ना। फास्फोलिपिड में भी किसकी? लेसिथिन की, है ना। फास्फोलिपिड क्या है? एग्जाम्पल क्या फास्फोलिपिड का? लेसिथिन। ठीक है, एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है? माइटोकॉन्ड्रिया को इनक्लोज कर रही है ना। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये इनर मेम्ब्रेन या जो हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है? इसको इनक्लोज, इसको सराउंड किए हुए है। नाउ जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है इसमें क्या प्रेजेंट है? पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना। जो ये पोरिन प्रोटीन्स है ये कैसी होती है? इंटीग्रल प्रोटीन होती है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन में ये धसी हुई होती है। ये बाइलिपिड लेयर में धसी हुई प्रोटीन्स होती है जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। जो पोरिन प्रोटीन्स ये है, ठीक, जो ये पोरिन प्रोटीन्स है ये चैनल्स प्रोवाइड करती है। इस चैनल्स की हेल्प से जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली पास आउट हो सकते हैं, बट वही बायोमॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर जा सकते हैं या सेल से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके मैट्रिक्स के अंदर आ सकते हैं या फिर इससे बाहर जा सकते हैं वही मॉलिक्यूल्स जो 5000 डाल्टन के अराउंड हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आयंस या फिर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, ATP, ADP, ये सभी आउटर मेम्ब्रेन से इजीली पास आउट हो सकते हैं, या तो फिर अंदर जा सकते हैं या बाहर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि चैनल्स प्रोवाइड करती है। इसके बाद बात करें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की, है ना, तो हमारे पास ये क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। सपोज करिए ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, और ये इसकी सपोज करिए इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से कुछ फोल्डिंग प्रेजेंट है। उसके बाद जो ये वाला इसका स्पेस है, ये जो इसका स्पेस है, इसी स्पेस को हम
क्या कहते हैं, इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। जो इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस है ये हाइड्रोजन आयन, ये यानी कि प्रोटॉन्स जो है, हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो ये हाईली प्रोटॉन कंसंट्रेट होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर यू कैन से प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज, अगर इसके हम डायामीटर की बात करें, इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस के अगर डायामीटर की बात करें तो ये 70 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, कितना होता है ये, 70 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। नाउ नेक्स्ट इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सपोज करिए ये आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है जिसमें इनफोल्डिंग है। जो ये इनर मेम्ब्रेन है ये फ्रीली परमेएबल होती है, किसके लिए, एक तो ऑक्सीजन के लिए, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या होती है, ये फ्रीली परमेएबल होती है, यानी कि आसानी से इसके अंदर डिफ्यूज़ कर सकती है या फिर बाहर की तरफ डिफ्यूज़ कर सकती है इंट्रासेलुलर स्पेस में। जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल ये मेम्ब्रेन है, इसके पास क्या है, एटीपी फॉर्मेशन करने वाली मशीनरी है, जिससे हम एटीपीएस मशीनरी कहते हैं। ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फास्फोराइलेशन होता है, ठीक है, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज इंजाइम्स को यूज़ करती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बनती हैं यहाँ पर, प्रोटीन इंपोर्ट मशीनरी यहीं प्रेजेंट है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन एंड फिशन प्रोटीन का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। सपोज ये आपके पास क्या है, एक एटीपीज सिंथेटेज मशीनरी है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एटीपीज है, जिसके ये नोव वाले रीजन को, जिसे हम हेड कहते हैं, इसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं, एंड जो इसका ये स्टाक है इसे हम F0 पार्टिकल्स कहते हैं। एक्चुअल में ये FO पार्टिकल्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, FO पार्टिकल्स होता है। ये आपके इसको डायमीटर को दिखाया गया यहाँ पर है। ठीक है, 3.3 नैनोमीटर, एंड ये इसकी लेंथ है 4.8 नैनोमीटर। जो स्टाक की लेंथ है वो 4.8 नैनोमीटर है, एंड जो इसके हेड रीजन का डायामीटर है वो 8 to 9 नैनोमीटर्स है। क्लियर। तो ये बात हो गई आपके एटीपीएस मशीनरी की, जो कि इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग, जिसे क्रिस्टी कहते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। नाउ क्रिस्टी है ना, अब इनर मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग को हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी कह रहे हैं। जो क्रिस्टी है इसी के पास क्या प्रेजेंट है, जो ये हमने बताया एटीपीएस सिंथेटिस जो मशीनरी है ये इसी के पास प्रेजेंट होती है, यानी कि इसके पास एटीपी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। एक्चुअल में क्रिस्टी ही एक्सपैंड हो जाती हैं। ठीक है, और उन्हीं के पास कुछ ऐसी हेड लाइक एंड स्टॉक लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एटीपीज को सिंथेसिस करती हैं। ओके, तो हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज मैट्रिक्स। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर यहाँ पर ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या कर रहा है कि जो मैट्रिक्स है ये इनक्लोज कर रहा है इनर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स को कौन इनक्लोज किए हुए हैं, इनर मेम्ब्रेन। एंड जो मैट्रिक्स है ये कैसा है, जेल लाइक है। ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी है, डेंस है, इसके साथ साथ ये होमोजीनस है। ठीक है, ये कैसा है, होमोजीनस। एंड माइटोकॉन्ड्रिया की टोटल प्रोटीन का ये 2/3 पार्ट्स बनाता है। जो मैट्रिक्स है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए जीनोम प्रेजेंट है ना, इसमें डीएनए जीनोम प्रेजेंट है, यहाँ पर इसका ये डीएनए जीनोम प्रेजेंट है, इसके अंदर ये बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट है ना इस मैट्रिक्स में, एंड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से, एंड फाइब्रिल्स एंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये लॉट्स ऑफ एंजाइम्स, डीएनए जीनोम, राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, ग्रेन्यूल्स,
फाइब्रिल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हैं। और यही सारी चीज़ें सेल के साइटोप्लाज्म में भी तो प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो जो फंक्शन सेल परफॉर्म करती है उसी का सिमिलर जो फंक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया भी परफॉर्म करती है, एज वेल एज प्लास्टिड भी परफॉर्म करता है। ये सारी की सारी प्रोसेस इसी तरह प्लास्टिड में भी होती हैं, ठीक है। तभी तो हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस कहते हैं। ओके, द मैट्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विद द एड ऑफ द एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कॉन्टेन इन द इनर मेम्ब्रेन, जो कि इसकी इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब जो है फंक्शन की बात कर लेते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन क्या क्या फंक्शन हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर फंक्शन है दैट इज एरोबिक रिस्पायरेशन, है ना। जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तभी क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक ग्लूकोज, है ना, एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स नोन एज एटीपी, उनका जब मेटाबॉलिज्म होगा, उनका ब्रेकडाउन होगा, इससे हमें क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा, जो कि एनर्जी है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया आर अबंडेंट इन द सेल दैट कॉन्टेन अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया उन सभी सेल्स में बहुत अधिक प्रेजेंट होती है जिन सेल्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, जैसे कि मसल्स, है ना। मसल्स से हम बहुत सारे वर्क करते हैं, है ना। तो मसल्स में बहुत जो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबरिंग है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, जो हमने अभी बात की थी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, है ना। जो इसका प्लाज्मा है उसमें क्या प्रेजेंट है, इसके में जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स प्रेजेंट हैं, इसके साथ साथ जो उसमें इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है। ओके, साइट फॉर सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर रिएक्शंस, है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाती है, यानी यहाँ पर बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट हैं जहाँ पर सेल की मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। नाउ जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एपिनेफ्रिन, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफान, इलॉन्गेशन ऑफ फैटी एसिड, ये सारी प्रोसेस कहाँ होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन में होती हैं। इन सभी प्रोसेस को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन थी जहाँ पर इनफोल्डिंग थी, वहीं पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रहा है, और इसी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रोसेस की हेल्प से एटीपी जनरेट होती है। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन कौन सी प्रोसेस परफॉर्म होती हैं, तो वो हैं क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस यही होती है मैट्रिक्स में। इसके साथ साथ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, है ना। जो मसल्स में जो 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 वो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यहाँ पर क्या करती है, मैट्रिक्स में कैल्शियम आयन को स्टोर करने का काम करती है। क्लियर। इसके अलावा कुछ अदर फंक्शंस हैं जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ हीट। वैसे हमारी सेल्स हीट को कैसे प्रोड्यूस कर लेती, विद द हेल्प ऑफ सेवरिंग मैकेनिज्म। अगर सेवरिंग की मैकेनिज्म नहीं हो पा रही तो क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जो हीट को प्रोड्यूस करेगी नॉन सेवरिंग थर्मोजेनेसिस की हेल्प से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारी जो सेल्स हैं वो कांपेंगी नहीं, वो सेवरिंग नहीं करेंगी, है ना। मतलब जो है माइटोकॉन्ड्रिया इस हीट को प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ रोल इन एपोप्टोसिस, जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है उस प्रोसेस में, सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स, इसमें भी अपना रोल प्ले करती। इसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर के मेटाबॉलिज्म में, न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटिलकोलिन, है ना, एसिटाइलकोलिन, डोपामाइन, ये सभी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज बात करते हैं प्लास्टिड की, है ना। प्लास्टिड भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस है जिसके मोस्ट ऑफ फंक्शंस
जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया ही जैसे हैं, बट जो प्लास्टिड है दे आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल, है ना। ये कहाँ प्रेजेंट है, ओनली प्लांट सेल में देखने को मिलेगी आपको। ये भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस है, यानी कि इसके पास भी अपना सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम है, ट्रांसफर आरएनए है ना, और इसके पास अपना खुद की प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है। तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिड के पास भी हैं। जो प्लास्टिड है इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, सैक ने। इसको सैक ने डिस्कवर किया था एंड प्लास्टिड टर्म सिम्पर ने दिया था। तो टर्म किसने दिया, सिम्पर ने, एंड डिस्कवरी किसने किया, सैक ने। नेक्स्ट इज प्लास्टिड को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। जो पिगमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप्स के प्लास्टिड हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ओके, जो क्रोमोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में। ठीक है, जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम इन्हें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फर्दर ल्यूकोप्लास्ट को भी डिवाइड किया गया है ऐसे ल्यूरोप्लास्ट में, इलियोप्लास्ट में, जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ऐसे ही क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट टाइप्स की प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्गी में, है ना, फियोफाइसी, साइनोफाइसी, जो उनके कलर के बेसिस पर उन्हें नाम दिया गया। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बस थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो आपको शायद इतना इंटरेस्ट ना रहे पढ़ने में, है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट टाइम में एक नोट्स के थ्रू आपको अच्छी नॉलेज डिलीवर कर सकूँ और आपको एक अच्छा बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो फर्दर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लोरोप्लास्ट के बारे में, है ना। आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो प्लास्टिड है वो डबल मेम्ब्रेनस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है, जो कि ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट है ना। प्लास्टिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड, है ना। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जो प्लास्टिड है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी तो प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तभी तो फूड का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब फूड का स्टोरेज भी ये करता है। एंड इसके साथ साथ इसके पास बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत हम देखेंगे कि अलग अलग कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो कि प्लांट्स की लीफ को, फ्लावर्स को, फ्रूट को कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें, है ना, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, बाइकॉन्केव्स हैं, बाइकॉन्वेक्स शेप्ड के हैं, सेमी पोरस हो सकते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन्ड है ये भी। एंड इसके साथ साथ ये प्लांट की सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की सेल में जहाँ पे मीजोलीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन वाली सेल्स में, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं ना। साइट फॉर फोटोसिंथेसिस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट को हम लोग टू द पॉइंट ऐड करेंगे, तब जाके हम लोग इसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से नोट्स अपना बना सकते हैं। ओके, अगर आपको यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है, आपको वीडियो पसंद आया है, चीज़ें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आप समझ पाए हैं, मोस्ट ऑफ चीज़ तो अच्छी लगना अलग की बात है, आप अगर यहाँ से प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। संडे को हम लोग आई थिंक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जहाँ पर हम लोग MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है। आपको क्वेश्चन यहाँ लगने चाहिए, आपकी एक अच्छी नोट्स बननी चाहिए थ्योरी फॉर्म में। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप वहाँ पर एक अच्छे कह सकते हैं कि कंटेंट के साथ वहाँ पर आप लिख सकें। तो अगर आप अच्छा से यहाँ से नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।